13 तारीख को राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। लोगों ने अपने मत का उपयोग करा, मतदान करा, लेकिन उसके बाद कई ऐसी घटनाएं राजस्थान में हुई और हम विशेष एक ही सीट की बात करें, देवली उनियारा के संवात्रा गांव की, तो वहां पर एक ऐसा नज़ारा राजस्थान के लोगों ने देखा जो शायद न राजनीतिक दृष्टि से न किसी भी दृष्टि से वो उचित था। निर्दोष लोगों को वहां पर मारा गया। पुलिस और प्रशासन की अनदेखी कहीं ना कहीं वहां पर देखी गई कि अगर प्रशासन वहां टाइम से सचेत जाता या जो उचित कदम थे वो उठाता तो शायद इस प्रकार की घटना हमें देखने को नहीं मिलती। लोग आज भी उस गांव में डरे हैं, सहमे हैं। देवली उनियारा से ही आने वाले विजय बैंसला जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछली बार टिकट आपने वहां से लिया था और आपने कितनी ज़मीनी लड़ाई वहां पर लड़ी है या आप लड़ रहे हैं वहां के लोगों के लिए, वहां पे पानी लाने के लिए, वहां पे शिक्षा लाने के लिए, वो हमें पता है। लेकिन उसके बाद भी जो हुआ, खैर वो पास्ट हो गया। लेकिन अभी जो वहां पर चल रहा है, आप अभी भी शायद वहीं जा रहे हैं। ये जो घटनाक्रम हुआ, ये किसी भी दृष्टि से क्या लगता है आपको, ये होना चाहिए था? और अगर हुआ है तो ये किसकी गलती है? बिल्कुल सीधा सवाल का सीधा जवाब, किसकी गलती? देखो, पहली बात तो मैंने वहाँ का टिकट लिया नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहाँ का टिकट दिया था। मैं तो आसिन से मांग रहा था। कोई कारण रहे होंगे, पार्टी ज़्यादा समझदार है कि टिकट मेरा चेंज कर दिया, और ठीक बात है। और आप सही कह रहे हैं कि पिछले 12 महीने से वहाँ पे लगातार काम कर रहे हैं, परिवार की तरह हमारा जुड़ाव है सबके साथ। तो ये तो एक बात हो गई। जो दूसरी बात जो आप कर रहे थे वो ये है कि ये हुआ क्यों। मैं नहीं कि उस पर कुछ कह सकता। ये तो न्यायिक जांच अगर हो ढंग से तो पता चले। लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। क्या है कि वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। यहाँ पे घुन ज्यादा था, गेहूं कम था। घुन के साथ गेहूं पिस गया। घुन के साथ गेहूं पिस गया, या आप मान लीजिए कि स्थिति गंभीर हो गई। बुजुर्ग महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हो गया, बच्चों के ऊपर हो गया, बुजुर्ग पुरुषों के ऊपर हो गया, महिलाओं के ऊपर हुआ। ये मेरे को ये विचारणीय बात है और इस चीज़ को हमको अपने जहन में रखना चाहिए कि क्या किसी महिला ने किसी के ऊपर उपद्रव किया था क्या, पहली चीज़। दूसरी बात ये भी है कि क्या होता है कि जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो अरेस्ट होते हैं, फिर वो खुले में किलो के हिसाब से अरेस्ट होते हैं। और अगर अब मैं आपसे, मेरी दुश्मनी है तो मैं आपका भी नाम लिखा दूंगा, आप मेरा भी नाम लिखा दोगे। ऐसे क्या होता है कि एक तो किलो के हिसाब से अरेस्ट हो जाते हैं या फिर निजी दुश्मनियां निकल जाती हैं। तो जो युवा हैं, खास करके अगर आप देखें तो जिनके जो अरेस्ट हुए हैं वो यंग एज के हैं, 18 से 22, 23, 24 साल के, 25 साल के हैं। तो ये फॉर्मेटिव ईयर्स में हैं, अपना करियर सेटअप कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर, अगर वो निर्दोष है और उनके ऊपर अगर पुलिस केस हो जाता है तो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। इनको हमको बहुत सहानुभूति से, समझदारी से इस मैटर को, जो हो गया अब तो हो गया, क्या कर सकते हो, लेकिन बहुत समझदारी से इसका हमको सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। हाँ, एक बात ज़रूर हुई कि मैं एक बात कहूँगा ज़रूर, क्योंकि मैं अब 7 दिन हो गए मुझे वहाँ गए हुए और मैं भी अभी वापस वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि साहब कुछ हो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा जब जाकर के बात तो करें, हम कुछ कर सके नहीं कर सकते हो तो बात की बात है, लेकिन पहले एक बार बात करके तो देखें। विचारणीय बात यह है, और मैं विजय बैंसला होकर के अपने निजी लेवल पे ये बात कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं वहाँ रह चुका हूँ 1 साल से। इलेक्शन और वोटिंग से पहले जितने भी लोग वहाँ आते थे उस गांव में, सब कोई कहते थे कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ, मैं तुम्हारा ताऊ हूँ, मैं तुम्हारा बेटा समान हूँ, मुझे वोट दो, फलाना करो, ढिमाका करो। आज गायब हैं। 13 तारीख से, जब से ये हादसा हुआ है, तब से ये गांव अछूता हो गया है। क्या जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, क्या वो इस गांव को शापित और कोड़ित समझने लग गए हैं कि अगर हम यहां जाएंगे तो हमारा हाथ भी जल जाएगा? गलत बात है ये। आखिर उनको डर क्या? क्योंकि इलेक्शन तो हो चुके हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन जाना चाहिए। देखिए, अगर आप उस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, चलो आप तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अमुक 2 लोग या 4 लोग इलेक्शन लड़ रहे होंगे, बाकी जो पूरा सिस्टम जो साथ में लगा वो कहां चला गया? एक चीज का ध्यान रखना, ये गांव के साथ साथ एक बूथ भी था। और दूसरी एक बात और, जो मतलब मैं निजी अगर बात करूं जहन में, तो एक बूथ बीसलपुर का भी था जिसमें 0 वोट पड़े हैं।
और 2023 के इलेक्शन में उसमें 201 बूथ पड़े, वहां भी उन्होंने वोट नहीं डाले। ठीक है, उन्होंने भी बोला कि हम इस बूथ पे भी वोट नहीं डालेंगे और इस बूथ पे भी वोट नहीं डालेंगे। तो इस बूथ में ऐसा क्या था कि जबरदस्ती एक महिला को जो आंगनबाड़ी थी मेरे ख्याल से, उसका हाथ पकड़ करके जबरदस्ती वोट डलवाया गया और ये कहलवाया गया कि अगर तुम वोट नहीं डालोगे तो तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। ये कहाँ की लॉजिक है भाई? नहीं, मेरी बात समझिए आप, समथिंग इज नॉट राइट। ऐसा क्या प्रेशर आ गया इसी बूथ के ऊपर कि यही करना, परपंच करना था? वो बीसलपुर वाले बूथ पे क्यों नहीं किया? वहां भी तो 0 बूथ पड़े, वहां भी तो बहिष्कार हुआ है। तो यही क्या था? ऐसा क्या है समरौता गांव में कि यहां पर भभकाना जरूरी था, हाथ पकड़ के वोट डलवाना जरूरी था? एसडीएम उस पे क्यों नहीं गया? क्वेश्चन उठता है। ये गलत नहीं बोल रहा मैं। समझदार व्यक्ति ये प्रश्न उठाएगा और जो व्यक्ति लोगों के लिए लड़ते हैं वो लोग ये प्रश्न पब्लिक में भी उठाएंगे कि ऐसा क्या था यहाँ पे। इसमें आपको क्या लगता है, ये प्रशासनिक साजिश या फिर राजनीतिक साजिश? मैं कुछ नहीं कह सकता साहब, आई एम नॉट द पर्सन टू आंसर। मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो जांच का विषय है, वहीं से निकल के आएगा। गांव वाले बार बार न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं और मेरी बात हुई थी परसों, गांव वालों के फोन आए थे, उन्होंने कहा था कि साहब वो डिविजनल कमिश्नर से वो जांच कराने चाह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो ये दिक्कत हो जाएगी कि साहब बिलिया से दूध की रखवाली कैसे कराएं, क्योंकि कलेक्टर भी तो डिविजनल कमिश्नर को ही रिपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि गांव वाले कह रहे हैं कि हमें इंडिपेंडेंट न्यायिक जांच चाहिए, जो बात सही है, उसमें दिक्कत क्या है? हाँ ठीक है, 3 महीने में नहीं आएगी जांच की रिपोर्ट, 6 महीने में आ जाएगी, साल में आ जाएगी, अरे आ तो जाएगी। जो रिपोर्ट झटके से आती है ना, वो जरूरी नहीं कि सही हो। आप गए घटना के बाद में, किरोड़ी लाल जी गए, वो बेडम साहब के पास भी गए, बेडम साहब को उन्होंने कार से उतारा, वो सारे विजुअल सबने देखे हैं किस हिसाब से क्या बातचीत हो रही थी। गांव में जाकर क्या बातचीत उन्होंने करी, क्या बातचीत आपने करी, लोग उनसे कैसे मिले और लोग आपसे कैसे मिले, ये सब ने देखा है। क्या हताशा है, क्या कोई प्रेशर है किरोड़ी लाल जी के ऊपर? वरना जा तो आप भी रहे हो, लोग आपसे भी मिल रहे हैं, लेकिन एक उनसे जैसे मिल रहे हैं और आपसे जैसे मिल रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है। क्या क्या वो क्या चाहते हैं वहां पे? मैं क्या कह सकता हूँ उसमें? ये मेरा परव्यू है ही नहीं। मेरा तो केवल इतना ही है, मैं तो बहुत लिमिटेड स्कीम में काम करता हूँ साहब। जो गांव के लोग हैं जिनको चोटें लगी हैं, उनकी चोटें ठीक हो जाए, न्यायिक जांच हो जाए, जो घोड़े गाड़ियों का नुकसान हुआ है इनका, वो उनको मिल जाए, जिनके घर टूटे हैं, उनका जिनका वो जला है, आपको पता है कि जो चारा था, वो सूखा चारा, वो जला दिया गया। यार एक आदमी, आप समझिए कि जो आदमी जिसके पास 1 बीघा जमीन है, नेट 12,000 रुपए सालाना कमाता है, मतलब 1,000 रुपए महीना, अगर उसकी मोटरसाइकिल ही जल गई तो उसको तो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है ना, वो कहां से लाएगा? और सरकार ने ये होने क्यों दिया? और ऐसी क्या जरूरत थी कि रात को ही परपंच करने की जरूरत थी? और आप एक चीज विचार करिए इस बात का, मैं थोड़ा सा मुझे बौखलाहट भी है इस बात की और मुझे अफसोस भी इस बात का है कि इस गांव को नगर फोर्ट में जुड़वाने की बात हम पहले से करते आ रहे हैं। वो तब नहीं करी, लेकिन अभी आचार संहिता की जो अभी लगी हुई है, उस समय में करीब 28 से 48 गांव जोड़ दिए गए हैं। पहले भी तो कर सकते थे यार। क्यों लोगों को बहिष्कार करने की नियत से स्थिति हमने लानी पड़ी? क्यों? क्वेश्चन मार्क है, वाई। और ये वाई जो है, ये न्यायिक जांच या कोई भी अच्छी लेवल की जांच हो, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मैं तो इतना जानता हूं। इस पूरे घटनाक्रम से एक नाम वापस से प्रकाश में आया है, उस व्यक्ति को वापस से लोग याद कर रहे हैं तमाम सोशल मीडिया हैंडल पे। मैं आपके पिताजी की बात कर रहा हूँ, कर्नल साहब की। लोगों का कहना है कि आज अगर कर्नल साहब होते तो ये नज़ारा कुछ और होता, और लोग लिखने लग गए वापस से वो एक नारा कि कर्नल तेरी यही कमाई तूने सोती कौम जगह, कुछ नारा था, मैं शायद एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कर्नल साहब को लोग याद कर रहे हैं। जी सही बात है। क्या है कि
कर्नल साहब ने कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी समाज को द्वेष के नजरिए से नहीं देखा और हम भी नहीं देखते। हमारा डीएनए और कर्नल साहब का डीएनए एक है, हमारे संस्कार एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है। हाँ, हम गुजर हैं, हम गुजरों की बात करेंगे साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम करेंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो भी दूसरा व्यक्ति किसी और दूसरे समाज का हो, पीड़ित हो, दबा हुआ हो, परेशानी में हो, हम उसका साथ नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। बच्चे तो सबके बराबर हैं, बूढ़े सबके बराबर है, सब सम्माननीय हैं, आशीर्वाद सब बराबरी से ही देते हैं, स्नेह सब बराबरी से देते हैं। और हमारे इलाके में सब जगह अगर आप देखें, कुआं तो गांव का एक ही होता है साहब, पानी तो सब एक ही कुएं का पीते हैं। तो ये फाड़ जो कर रखी है ना, ये अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए करी जाती है और लोग बाग फिर करके उससे दूर हो जाते हैं। और फिर जब वही 10 साल बाद, 12 साल बाद पटक करके डंस मारने आती है, तब बोलते मुझे माफ कर दो। ऐसे नहीं चलता। क्या यही एक वजह है कि भले गुर्जर समाज के हों, मीणा समाज के हों, या मैं मार्शल कौम की बात कर लूं, हर उस कौम के जो अब बड़े लोग हैं जो इस समय मौजूद हैं, वो अब बोलने लग गए हैं कि हमारे बीच में तो कभी कोई लड़ाई थी ही नहीं, ये तो राजनेताओं ने कर दी, राजनीति करने वालों ने कर दी। मैं ताज़ा उदाहरण आपको बताता हूँ, विजय पूनिया जी का अभी जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने भी ये कहा, एक मीणा उनसे मिलने आया जो उनका शायद पुराना कोई दोस्त था। उन्होंने कहा, अरे आ यार मीणा। फिर उन्होंने अपने आसपास वाले लोगों को बोला है, देखो तुम तो कहते हो जाट और मीणा अलग, ये देखो मेरे साथ बैठा है मीणा। और मेरे जाट हॉस्टल के अंदर न जाने कितने मीणाओं ने शरण ली है, पनाह ली है, वो रुके हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि तमाम मार्शल कौम के जो भी समझदार लोग हैं, आप जैसे हैं, उनको एक मंच पे आके अब तो इस जो ये पाटा गया है, बीच में जो खाई बनाई गई है, इसको अब खत्म करें? खाई है ही नहीं, मैं आपको बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बराबर है, सब मिलके रहते हैं। ये तो नैरेटिव सेट कर रखे हैं। आप तो मुझे कितने सालों से जानते हैं, 5 साल से तो ऊपर हो गए। कभी मेरे में ऐसा देखा? तो ये तो नैरेटिव सेट करते हैं लोग बाग अपने पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसका नुकसान, भले हम कह सकते हैं उन लोगों को जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उन्हें जरूर फायदा हो सकता है पॉलिटिकली, लेकिन जो नुकसान जो जनता झेल रही है, सभी ये समाज जो झेल रहे हैं, उसका मुझे क्या? बताओ, आप तो सांसद हो साहब, इसी समाज से आते हो, क्यों नहीं आ रहे हो आंसू पोंछने? मैं टीस नहीं करना चाहता, लेकिन प्रश्न तो उठता है ना। अच्छा, आपको खुद आने में डर लगता है तो हम साथ साथ चलते हैं भाई, मैं ले चलूंगा आपको, ऐसी क्या बात है? अपन सब घर के लोग हैं, अपन सब एक ही क्षेत्र के लोग हैं। पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स अलग अलग हो सकती हैं, इंसानियत तो सबकी बराबर है। कब हम राजनीति छोड़ करके एक क्षण के लिए इंसानियत पकड़े? जब आदमी का देहांत होगा ना, तब वो कोई नहीं देखा जाएगा कि कौन सी पार्टी से था। और जो बच्चा जब अग्नि देगा और डोम जब बांस चलाएगा, तब राजनीतिक पार्टियां, आपकी विचारधाराएं सामने नहीं आएंगी, मोक्ष प्राप्ति होगी। कहां, वो तो सोचो। चुनावों के जी, आपको थोड़ी खींच के लगेगी, लेकिन ये सच्चाई है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल द सेम। वो अंग्रेजी में एक बड़ी अच्छी बात है, फ्रॉम एशेस टू एशेस एंड डस्ट टू डस्ट। और एक चीज और मैं कहूंगा, एक बड़ी अच्छी कहावत है अंग्रेजी में, एन आई फॉर एन आई विल मेक द वर्ल्ड ब्लाइंड। हमें लोगों को देखना है, लोगों को रोशनी देनी है, आगे बढ़ाना है, समाजों को अंधा नहीं करना। इस कहावत को बोल के क्या आप उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो कहा, बटेंगे तो कटेंगे, That's not my concern। क्या है कि इन सब चीजों से मैं तो जो बात कर रहा हूं, मैं राजस्थान के परिवेश में बात कर रहा हूं, अपना इंडिविजुअल बात कर रहा हूं, और हम ये बात यहीं तक रखें तो सार्थक कॉन्वर्सेशन होगा। हाँ, समरावता गांव के लोगों का उपचार होना चाहिए। डर इतना बैठ गया वहां पर कि लोग
सरकारी अस्पताल में नहीं गए अपना इलाज कराने, प्राइवेट में गए। ये बात आप समझिए। तो आई थिंक वी नीड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड हमको लोगों को साथ लेके चलना पड़ेगा। दादागिरी से काम नहीं होते, प्यार से जो काम होते हैं वो दादागिरी से नहीं होते। और लोग गलत क्या कह रहे, कह ही तो रहे कि भैया हमें मारा क्यों, हमें तो ये बता दो हमने क्या गलती करी। एक महिला चारपाई पे 3 दिन से पड़ी थी, या तो 7 दिन हो गए, उसने खाना नहीं खाया क्योंकि उसका एकमात्र बेटा था, वही कमा करके देता था। वो 15 मिनट के लिए खाना खा करके 15 मिनट पहले ही कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ होने वाला था, वहां गया था और उसको पुलिस ले गई। अब हम ये नहीं कह सकते कि वो दोषी है या निर्दोष है, लेकिन ले तो गई। वो महिला ने 3 दिन से खाना नहीं खाया। किसी ने वहां पर उपचार के लिए लोग नहीं भेजे, चोट लगी ना। आप समझो, आप ये भी विचार करो कि परिवारों ने मुझे ये बताया कि पूरे दिन जिनको हमने चाय पिलाई, रोटियों के ऊपर प्याज तोड़ तोड़ करके दिए, 10-10 बार चाय पिलाई, पानी पिलाया, उन्होंने ही रात को हमारे पर लठ बरसाए। यार ये तो क्या बात हो गई, गलत बात है ये। इस चीज का, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये हुआ क्यों। हम लोग डिसीजन मेकिंग में इतने वीक क्यों रहे, निर्णय लेने में हमने समय पे सही निर्णय क्यों नहीं लिए। क्या ये भी जांच होनी जरूरी, ये जांच होनी बहुत जरूरी है कि क्या ये टाला जा सकता था। ये सब समझना जरूरी है। पॉलिटिक्स को साइड में कर दो, इसमें आप तो केवल इंसानियत को सामने रखो, और इंसानियत के ऊपर जो हुआ नाच है उसकी जांच होनी चाहिए, और मेरे हिसाब से तो न्यायिक जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट जस्टिस होना चाहिए साहब। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मेरे हिसाब से, मेरी जितनी गट फील है, क्योंकि देखो मैं अफगानिस्तान रहा हूं, आपको पता है 3.5 साल। जब वहां पे हम लोग हमने खुद देखा है, सामने हुआ है कि जब टेररिस्ट को घर से फ्लश आउट करते थे तो खिड़की तोड़ करके खिड़की के अंदर टीयर गैस या स्टन ग्रेनेड्स डाला करते थे, जिससे कि वो खांस करके बाहर आ जाए। बिल्कुल यही हाल हुआ है। महिला, बच्चे, पुरुष एक घर में बंद थे और उनके अंदर कांच तोड़ करके टीयर गैस और स्टन्स डाले गए हैं। उनको बाहर निकाल के नहीं, कीड़े मकोड़े थे क्या। इस चीज की जांच होना बहुत जरूरी है कि ये ऐसा जरूरी क्यों पड़ा, ये किसने कहा कि इनको इस तरह से निकाला जाए। ये तो गलत बात है। क्या इनके पास AK-47 थी? नहीं। क्या ये आपको तलवारों से, दरातियों से मारने आ रहे थे? नहीं। ये तो घर के अंदर अपने आप को बचा रहे थे। और कांचों को तोड़ के उसके अंदर अगर आप टीयर गैस डालोगे तो, और वो जब आंख जलती आंख से बाहर आएगा, जिसको गांव वाले मिर्ची बम कहते हैं, फिर आप उनके सूतोगे। यार ये क्या मजाक है। तो क्या गुस्सा था पुलिस वालों का? ये पता, ये तो जांच का विषय है भाई। क्योंकि मैं वहां था नहीं इसलिए मैं कह सकता नहीं, लेकिन जांच तो होना बहुत 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 जरूरी है। आज नहीं, कल, कल नहीं, परसों ये चीज हमको इस बात का जवाब देना पड़ेगा उस छोटे 1 साल के बच्चे को जिसकी 3 उंगलियां जल चुकी हैं, उस 77 साल की महिला को, कि हमने तुम्हारे साथ ऐसी बर्बरता क्यों करी। एक बच्ची भी आपसे लिपट कर रोई थी। हाँ, पूजा रवाल नाम था उसका, उसी का तो भाई था वो। ये शी वॉज इन शॉक, डर, सहमे हुए लोग। और मैंने ये सोचा था कि मेरे जाने के बाद ही सही जो प्रत्याशी हैं वो जाएंगे, अभी तक नहीं गए। आज 7 दिन हो गए, आज मुझे वापस जाना पड़ रहा है। अरे मरहम तो लगाओ यार। आप चोट को नासूर क्यों बनने देते हो। क्या राजनीतिक परिदृश्य बदलने की जरूरत आ गई है? क्योंकि चुनावों में जब हम घूमे थे, 84 में गए थे, हमारी राजकुमार रोध से भी बात हुई, विधानसभा चुनावों में रविंद्र सिंह भाटी से भी बात हुई। कैसा लगता है कि अब ये जो तमाम लोग हैं, आप हो गए, पायलट साहब हो गए, आपके पीछे एक समर्थक है जो आपने कमाए हैं, वो पैसे वाले नहीं है। क्या आपको नहीं लगता कि आप सब लोगों को एक साथ आके राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक परिदृश्य को बदलें और तमाम जो मार्शल कौम है वो सब एक साथ आए ताकि इस प्रकार की घटना राजस्थान दोबारा ना देखे?
मार्शल कॉम की ही बात नहीं, आपने बिल्कुल सही बात करी है। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, और ये मैं एक सामाजिक परिवेश की तरफ से राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए या राजस्थान के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मैं एक सुझाव दे रहा हूं सबको, जो भी सुन रहा है, जितने भी लीडर्स हैं, चाहे सामाजिक हो चाहे राजनीतिक हो, आप लोगों को एक पटल पे बैठ करके चर्चा करनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं। हमारी जिम्मेदारी है टू गिव द वे फॉरवर्ड, द पाथ फॉरवर्ड, रास्ता दिखाना जो लीडर है वो करे। पॉलिटिकल जो लीडर होता है वो ज्यादातर तो अपने अगले अगले इलेक्शन की तैयारी करता है बस, और उसके आगे उसको कुछ नहीं दिखता। लेकिन जो सामाजिक लीडर्स हैं, जैसे विजय पूनिया जी हो गए, लोकेंद्र कालवी जी हो गए, कर्नल साहब हो गए, और भी बहुत सारे हैं, वो तो आने वाली नस्लों की बात करते हैं। और जब तक हम सब बैठ करके इनकी बात नहीं करेंगे तो हम इसको आगे कैसे लेके जाएंगे। अगर हर एक व्यक्ति केवल यही देखने लगे कि मैं एमएलए कैसे बनूंगा, तो एमएलए तो बन जाएगा, लेकिन अगली बार कैसे बनेगा इस पर भी तो विचार करना है। प्लस हम सब अगर एक जाजम पे बैठेंगे सबके सब, मेरा तो खुला नहीं होता है, अगर जगह नहीं है तो मेरे घर में बैठ जाओ, मैं छोटी सी जगह 4 कुर्सियां, बैठ लेंगे, लेकिन बैठो तो सही, बात तो करो। और जब बैठोगे तो नई चीजें निकल के आएंगी, नई लीडरशिप्स निकल के आएंगी। सी देयर इज ऑलवेज अ ट्रांजिशन, और ये अब ट्रांजिशन वाला फेज है। ये ट्रांजिशन वाले फेज को अगर हम लोग दिशा नहीं देंगे मिलकर के, तो ये कहीं भी चला जाएगा। द यूथ अप्रोक्सीमेटली 9.8% ऑफ द पॉपुलेशन वो होती है जो पहला वोट दे चुकी है या सेकंड टाइम वोटर होता है, 9.8%। वो जगह ढूंढ रहा है कि मैं कहां जाऊं। वो यंग लीडर्स में विजन देख रहा है, वो यंग लीडर्स के अंदर डायरेक्शन देख रहा है। मिल करके डायरेक्शन दो ना, समय आ गया है। एंड आई बिलीव अब इट इज टाइम फॉर चेंज एंड थिंग्स विल चेंज फॉर द पॉजिटिव। आई सी sub 60 years of age people taking leadership and driving Rajasthan ahead. मेरे को ये दिख रहा है, क्योंकि लोग बाग वही वही पुराने आश्वासनों को, वही चीजों से अब थक गए हैं। उनको एक्शन चाहिए। आज की तारीख में ब्लिंकिट से सामान मंगाते हो और अपने भविष्य को ठीक कराने के लिए 1.5 साल थोड़ी दोगे, तुमको तो अभी चाहिए। बताओ हाँ या ना। मुखिया जी से क्या कहना चाहेंगे भजन लाल? मैंने तो उनसे पहले भी निवेदन किया था। मैं तो केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो जिनको चोट लगी उनका इलाज हो जाए साहब। जिनकी गाड़ियां जली हैं, जिनके सामान का नुकसान हुआ है, उसका मुआवजा दे दो। उनकी कोई गलती नहीं थी साहब। अब कैसे करना है, क्या करना है, वो प्रशासन ज्यादा समझदार है। मैं प्रशासन का अंग नहीं हूं, होता तो मैं कुछ कह देता, लेकिन जो नहीं हूं तो जिस जिस चीज पे मेरा जोर नहीं वो मैं कर नहीं सकता, लेकिन निवेदन ही कर सकता हूं। राजधर्म है, और राजधर्म एक ही चीज कहता है, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए और दोषी छूटना नहीं चाहिए। ये थे हमारे साथ विजय बैसला जी। देवली उनियारा में इन्होंने काफी काम करा है, इसलिए उस क्षेत्र को इनसे बेहतर इस समय के राजनेताओं की बात करें, सामाजिक नेताओं की बात करें, तो शायद कोई नहीं जानता। और शायद यही वजह है कि चुनाव लड़ने वाले तो मतदान करा के वहां से रवाना हो गए, लेकिन मेडिकल किट लेके अगर कोई गए तो विजय बैसला जी गए। और इस पूरी चर्चा का एक ही प्रारूप जो निकल कर आया है कि न्यायिक जांच हो, निर्दोषों को जो पकड़ा गया है उनके साथ न्याय हो, दोषियों को दंड मिले। और करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की अगर बात की जाए तो अब इसे शायद बदलने का समय आ गया है, और तमाम जो यूथ लीडर है या ऐसे लीडर जो राजनीति की और सामाजिक परिवेश की दशा और दिशा चेंज कर सकते हैं, लोग उनके पीछे आते हैं। उन सबको एक मंच पे आना चाहिए और वर्तमान जो परिस्थिति है उसे बदलना चाहिए। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।